7 अक्टूबर 2023 इसराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ता है और दुनिया भर में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये जंग हुई क्यों। देखिए, इस लड़ाई में 3 स्टेक होल्डर हैं, इसराइल, हमास और फिलिस्तीन। अब इसराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी है, यानी दुश्मनी। मतलब 1948 में इसराइल के बनने के बाद से ही अरब देशों की इनसे बनती नहीं थी, यानी मामला शुरू से ही कुछ खट्टा था। और नतीजा ये रहा कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अप्लाई ही नहीं हो पाया। अब ये 2 स्टेट प्लान क्या है? तो असल में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इसराइल के विवाद को खत्म करने के लिए एक कवायद शुरू करनी चाहिए, जिसमें यहूदियों के लिए इसराइल और फिलिस्तीन के लोगों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था, लेकिन फेल हो गया। और अब इस बात से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब जब इसराइल पर हमला हुआ है तो इसराइल ने मुंह तोड़ नहीं, कमर तोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे 1967 का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इसराइल वॉर। एंड इसराइल केप्ट इंक्रीजिंग इट्स ज्योग्राफिकल साइज इन एवरी वॉर, जिससे फिलिस्तीनियंस की जमीन खिसकती चली गई। और अब दौर था 1990 का। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत का मामला शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद के मसले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमास नाम के संगठन की शुरुआत कर दी। और मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। दरअसल हमास चाहता था कि फिलिस्तीन को इसराइल से आजाद कर दे और एक इस्लामिक स्टेट बना दे। अब हमास अपने मंसूबों में कामयाब होता नजर आ रहा था। इधर बातचीत के जरिए दोनों मुल्कों के रिश्ते भी नॉर्मल होते दिख रहे थे। 1995 में इसराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को जमीन लौटाना शुरू कर दी। फिर हुआ ओस्लो समझौता और इसके मुताबिक गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। पहले में वो एरियाज रखे गए जिन पर फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल था। जोन बी में वो एरियाज को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का था, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल के हाथों में था। और इसी तरह बना थर्ड जोन, जहां पूरा कंट्रोल इसराइल का था। 1995 में ओस्लो 2 समझौते ने फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी। अब इससे हुआ ये कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में 90% कंट्रोल हासिल हो गया। लेकिन फिलिस्तीन ने इसराइल से बातचीत के लिए टाइम मांगा, पर यह समझौता कभी पूरा नहीं हो पाया और यह संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। हालांकि इस एग्रीमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ये इसराइल और फिलिस्तीन का विवाद खत्म हो गया है, लेकिन यहीं पर दुनिया गलत साबित हो गई। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरीम और मुसलमानों का त्योहार रमजान एक ही दिन पड़ गया और उस दौरान एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के लोगों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए। इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत चलती रही। अब दिन था 4 नवंबर 1995 का। एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यित्ज़क रबीन की जान ले ली। इसके बाद 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद संभालते ही सिक्योरिटी विद पीस का नारा इन्होंने दे दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की पॉलिटिक्स पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इसके बाद एक और नई बात निकलकर सामने आई कि हमास के मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ करते हैं। और आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ यह हमास का सफर रॉकेट अटैक में तब्दील हो गया। अगर इसराइल का नक्शा देखा जाए तो एक ऐसा देश है जो चारों ओर से अरब मुल्कों से घिरा हुआ है। इसराइल के उत्तर में लेबनान और सीरिया की मौजूदगी है और इसराइल की पूरब की लंबी सीमा जॉर्डन से सटी हुई है। अगर इसराइल के पश्चिमी हिस्से की बात की जाए तो मिस्र और गाजा पट्टी की मौजूदगी यहाँ मिलती है। दक्षिण की ओर भी मिस्र ही है। इसराइल की पश्चिम सीमा पर मशहूर वेस्ट बैंक मौजूद है। इस वेस्ट बैंक के किनारे पर यरूशलेम मौजूद है और जिसे 3 धर्मों के लोग अपना पवित्र स्थान मानते हैं। इसके अलावा इसराइल की पूर्वी सीमा मेडिटेरेनियन सी से घिरी हुई है। इसराइल की पूर्वी सीमा की बात करें तो सबसे पहले 41 किलोमीटर गाजा पट्टी है। इसके बाद समुद्री किनारे पर अश्कलोन, अशदोद, राजधानी तेल अवीव, नेतान्या, हाइफा और नहारिया जैसे शहर मौजूद हैं। और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक था। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में कई ऐसी मजहबी जगह हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं कि ऐसा ज्यादातर क्षेत्रों पर इसराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इसराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है क्योंकि मामला मजहबी है। इसीलिए हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को भड़काना और इसराइल पर आत्मघाती हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। और अब हमास और हिजबुल्लाह के लीडर का खात्मा इसराइल ने कर दिया है क्योंकि इसराइल ने ईरान में घुसकर हमास के लीडर हानिये को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करके उसके नेता फाउज शुकर की भी जान ले ली और अपना बदला पूरा किया। लेकिन इसराइल ने यह पहली बार नहीं किया है जब इसराइल दुश्मन की धरती पर उनके खात्मे करने के लिए कामयाब रहा हो। चलिए आपको बताते हैं इसराइल ने कब कब और कहां किसे कैसे खत्म किया।
साल था 1976। याया अय्याश नाम का एक इंजीनियर जो हमास के लिए बम बनाने का काम करता था, गाजा में एक नकली सेल्यूलर फोन के जरिए उसे भी रास्ते से हटा दिया गया, जिसे इजराइल के एजेंट ने निशाना बनाया था। कहा यह भी जाता है कि अय्याश इजराइल के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। यही नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि इजराइल उसे 1992 से टेररिस्ट अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड मानता था, जिसमें कम से कम 60 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हालांकि किसी ने अय्याश की जान लेने की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इजराइल के सरकारी रेडियो ने इजरायली सोर्स का हवाला देते हुए उसके खात्मे की खबर को सबसे पहले बताया था। फिर इसके अगले ही साल 1997 में हमास नेता खालिद मेशल, जो कि जॉर्डन में इजराइल के हमले में बच गया, 1967 में इजरायली अधिग्रहण के बाद मेशल ने वेस्ट बैंक छोड़ दिया। उसके बाद वो कुवैत और फिर 1991 में जॉर्डन चला गया और हमास में सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करने लगा। उसे 1996 में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया और इसके एक साल बाद ही जॉर्डन की राजधानी अम्मान की एक सड़क पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑपरेशन में इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी ने मेशेल के कान में एक घातक जहर डाल दिया। लेकिन मेशाल की किस्मत ऐसी थी कि वो तब भी बच गया और जब जॉर्डन के राजा हुसैन ने जिम्मेदार एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया और धमकी दी कि अगर इजराइल ने जहर का एंटीडोट उपलब्ध नहीं करवाया तो वो इजराइल के साथ शांति समझौते को खत्म कर देगा। फिर साल आया 2004 और हमास के संस्थापक और आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन की मार्च 2004 में गाजा शहर में एक इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में जान चली गई। ये वही यासीन थे जिन्होंने 1987 में हमास की नींव रखी थी। यासीन की जिंदगी के कई साल इजरायली जेलों में बीत गए। 1983 में उन्हें इजरायली सेना ने कथित तौर पर एक अंडरग्राउंड संगठन बनाने और हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल बाद कैदियों की अदला बदली करने के दौरान रिहा कर दिया गया और 1989 में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और हिंसा भड़काने और एक इजरायली सैनिक को जान से मारने का आदेश देने के आरोप में 40 साल की जेल की सजा सुना दी। जॉर्डन के राजा हुसैन के इजराइल के साथ समझौता करने के बाद 1997 में रिहाई मिल गई। यासीन की मृत्यु के बाद रंतीसी को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि ये जनाब भी 1 महीने से भी कम समय में इजरायली हवाई हमले में अपनी जान गंवा बैठे। ये सिलसिला यही नहीं थमा। अब वक्त था 2004 का और एक और इजरायली हेलीकॉप्टर हमला होता है और इस हमले में अब्देल अजीज रंतीसी और उनके 2 बॉडीगार्ड्स की जान चली जाती है। ये वो वक्त था जब रंतीसी हमास के नेता हुआ करते थे। यही वो रंतीसी थे जिन्होंने मार्च में यासीन के जाने के बाद सत्ता की कमान अपने हाथों में ली थी। और फिर आया साल 2010। महमूद अल मबो, जो हमास के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिन्हें दुबई में एक होटल के कमरे में जान से मार दिया गया और इसके सभी आरोप इजराइल के ऊपर लगे और फिर बदला लेने की कसम खाई गई। लेकिन इसके बाद भी इजराइल शांत रहा। मबो हमास की सैन्य शाखा इज्जुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड के संस्थापकों में से एक थे और इनकी जान सिर्फ इसलिए ली गई क्योंकि 1989 में उन पर 2 इजरायली सैनिकों के अपहरण और उनकी जान लेने का आरोप लगा था। खैर, अब ना जाने ये जंग कितने और नए मोड़ लेगी। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।